हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के 104 क्वेश्चन तक सॉल्व करके आपको बताया था। यूकेपीएससी एई सिविल के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन विद डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से वहाँ पे जाइए। मैंने पूरे 105 से वाले जितने भी क्वेश्चन थे सबको विद हैंड रिटर्न सॉल्यूशन आपको दिया, एक एक चीज़ समझाइए, डिस्क्राइब किया है। और अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अभी सुबह हो रही है, सुबह 6 बजे के आसपास का टाइम है, 7 बज चुकी है। ऑलमोस्ट अभी तक यूट्यूब में किसी ने भी फर्स्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन नहीं डाला है। आधा अधूरा सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन पूरे 180 क्वेश्चन का सॉल्यूशन शायद अभी तक किसी ने नहीं डाला है। तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू पुट दिस सॉल्यूशन इन यूट्यूब, सो प्लीज डू वॉच इट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, वेब क्रिपलिंग इन बीम्स जनरली अकर्स एट पॉइंट वेयर। पहले मैं आपको वेब क्रिपलिंग समझाता हूँ, उसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन कई बार आता है। आप ये टी सेक्शन मान लीजिए, जैसे ये टी सेक्शन है, सॉरी थोड़ी सी ड्राइंग खराब है मेरी, फिर से बनाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप, इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिपलिंग कहा जाता है। बकलिंग तो आप सब जानते हैं, कॉलम में ही बकलिंग होती है, लेकिन क्रिपलिंग कब होती है? जहाँ पे टी सेक्शन का जो ज्वाइंट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोड होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लोड होने की वजह से यहाँ पर टी का जो वेब हिस्सा थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस फिनोमिनन को कहते हैं क्रिपलिंग। तो क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट पॉइंट वेयर कॉन्सेंट्रेटेड लोड अकर, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड अकर्स होता है वहाँ पर क्रिपलिंग की फिनोमिनन देखने को पाई जाती है। ओके, तो ये समझ चुके हम। और बकलिंग तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनर आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर इफ डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब इज ग्रेटर देन 200। रटा हुआ सवाल है, बार बार आपको मिल जाएगा हर जगह, ठीक है। इसमें 3-4 कंडीशन और है कि कब एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर डाला जाएगा, कब दूसरा डाला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑप्शन हमें मिल पा रहा है यहाँ 200 वाला है। जो पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की जो कंडीशन है वो 200 में है। ओके, तो बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, इन डिजाइन ऑफ steel structure the design wind speed 60 मीटर पर सेकेंड, द बेसिक विंड प्रेशर टू कंसिडर्ड विल बी। स्टील स्ट्रक्चर का जो पहला वाला चैप्टर है, मैंने पढ़ाया भी होगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, उसमें मैं एक चीज़ जरूर बताया करता था, ये उसी से उठाया गया सवाल। इसमें प्रेशर पी जेड क्या होता है? 0.6 वी जेड स्क्वायर। वी जेड विंड वेलोसिटी होती है। देखो मैंने सॉल्व भी किया है, एक्सप्लेन 107, ये देख सकता हूँ। तो प्रेशर पी जेड क्या होता है? न्यूटन पर एम स्क्वायर में 0.6 वी जेड स्क्वायर। वी जेड आपकी क्या है? विंड वेलोसिटी है, जो बेसिक विंड वेलोसिटी है। तो 60 मीटर पर सेकंड इस वैल्यू को रखना है। 60 मीटर पर सेकंड रखिए, स्क्वायर कीजिए, 0.6 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 2.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ जाती है। इसका मतलब आपका 2.16 ये वाला आंसर इसका होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड इज नोन एज फैटिग स्ट्रेंथ। लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, जेई में भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट 109, द लोड फैक्टर इन प्लास्टिक रिजन इज नॉर्मली टेकन एज 1.7। इसका आंसर है, कुछ लोग इसका आंसर 2 भी बता रहे हैं, बट 1.7 इट इज मोस्ट करेक्ट, जो कोड के हिसाब से। स्टील कोड की बात कर रहा हूँ मैं, IS 84 सॉरी रिवाइज हो चुका है, 2007 वाला आ चुका है। ओके, 110वां देखते हैं, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फास्टनर इन अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड इज नोन एज पिच। अगर हम किसी प्लेट पर, ओके, इस तरह से रिविट है, थोड़ा ध्यान रखें आप, और जगह भी आ सकता है, और लोड के डायरेक्शन ये है। लोड के डायरेक्शन में दो रिविट या फास्टनर के बीच के डिस्टेंस को आप पिच कहते हैं, और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप उसे नापेंगे तो उसे गॉज कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे पिच होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन। ये पूरा का पूरा आपका कोड पे फॉर्मूला मिल जाएगा, ये इसका आंसर होगा। पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं, आपको बुक में हर जगह मिल जाएगा, ये अच्छी बुक में मिलेगा आपकी। हो सकता है जो आपकी डिप्लोमा लेवल की बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन बीटेक की अच्छी बुक में ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, रिविटिंग वाला। ओके, नेक्स्ट, फॉर लेस्ड कॉलम द थिकनेस ऑफ फ्लैट लेसिंग शैल नॉट बी लेस देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन 112 में मैंने लिखा है।
मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार इन कॉलम। कॉलम लेसिंग आप समझ रहे हैं, कॉलम में क्या होता है जब दो कॉलम सेक्शन को जोड़ा जाता है, जैसे स्प्लाइस होता है, बस इसी तरह से लेसिंग समझ लीजिए आप इन शॉर्ट में अभी फिलहाल। तो लेसिंग के लिए मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार इन कॉलम टी, जो थिकनेस होनी चाहिए लेसिंग बार की जो कॉलम पे लगेगी वो L/40 से भी छोटी नहीं होनी चाहिए और L/60 से भी छोटी नहीं होनी चाहिए, सिंगल लेसिंग के लिए, डबल लेसिंग के लिए। तो दोनों आंसर इसमें होंगे आपको। तो यहाँ पर कौन सा है 114 116, तो L/40 L/60 यानी कि ए और बी दोनों इसके सही होंगे, ये वाला आंसर इसका सही आएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फॉर कनेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट फास्टनर शैल नॉट एक्सीड, देखिए यहाँ पे एनी टू रिविट लिखा है, एनी टू एडजेसेंट फास्टनर। फास्टनर का मतलब रिविट ही मान के चलो आप यहाँ पर, ठीक है, रिविट से ही मतलब है। एनी टू की बात करिए तो फिर 32 और 200 300 mm विच एवर इज लेस, ये वाला आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए आपको। 114 देखिए इसमें क्या है, ए टाई बार ऑफ इतने इतने कैरी टू लोड 160 kN, ए स्पेसिमेन ऑफ ये 114 का मैंने सॉल्व कर रखा है। देखिए आप पहली कंडीशन में क्या है 160 kN अपॉन 550 × 8 क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड किया है, और यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ आ रही है वो 2/5 kN/mm² आ रही है। दूसरे केस में 125 अपॉन 250 है ये। अब एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है आपसे कि इतना तो ये बियर कर सकता था लेकिन हम यहीं तक पहुँचे। 2/5 कितना होता है 0.4 और ये कितना होता है 0.5, तो हम पूरी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक क्यों नहीं गया, 0.4 तक ही क्यों नहीं गया, 0.5 तक क्यों नहीं गया। तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने इस्तेमाल किया होगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आप पता लग जाएगा आपको कि कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने रखा है। 1/2 पर रखिए, बड़ी वाली चीज़ ऊपर आएगी, छोटी वाली चीज़ नीचे आएगी। 1/2 पर आएगा, 2/5 नीचे आएगा 1.25। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द डिजाइन इज 1.25। मतलब 0.5 तक हम जा सकते थे लोड बाई एरिया, लेकिन हम 0.4 तक ही गए। 0.4 ये कितना था वो, हाँ 0.4 था। 2/5 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 आएगा। ओके, तो समझ गए होंगे सवाल का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा टाइम कम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिटर्न लिख दिया है सारे सॉल्यूशन। तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन ढंग से देखेंगे तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा आपको, कोई ऐसा बहुत टफ पेपर तो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टील प्लेट इज 35 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिक। देखो जो स्टील की जो प्लेट होती हैं, अगर आप स्टील टेबल भी उठा के देखेंगे तो वहाँ पर जो भी मोटाई होती है प्लेट की, थिकनेस होती है, वो आपकी 18 mm, मुश्किल से 25 mm से ऊपर कभी नहीं जाती है। ठीक है, 25 mm का मतलब 2.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर थिक मोटी प्लेट है। अगर आप कभी ब्रिज में भी गए होंगे तो वहाँ भी आपने प्लेट की थिकनेस 10 सेंटीमीटर तो कभी नहीं देखी होगी। तो ये गलती से मुझे लग रहा हो रखा है, क्योंकि सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो 10 सेंटीमीटर की जगह यहाँ 10 mm होना चाहिए। और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है। ये है क्वेश्चन 115, ये देखिए आप, ये एरिया हो गया। ये 10 सेंटीमीटर की जगह मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया है, मतलब 10 mm था, उसे मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, करेक्ट करके। तो 35 माइनस DG, ये हमने ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट माना है। जब तो जो नेट एरिया निकलेगा उसमें क्या होगा, आपकी विड्थ में माना एक रिविट यहाँ पर आपने बांध रखा है, तो 35 माइनस DG उसका ग्रॉस डाया हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके DG की वैल्यू 19.5 mm आ गई है। 19.5 mm अगर ग्रॉस डाया है तो डेफिनेटली नॉमिनल डाया 18 mm रहा हो, क्योंकि नॉमिनल डाया में 1 mm जोड़ के ही आपको ग्रॉस डाया मिलता है। तो इसका आंसर 18 mm हुआ। देखते हैं 18 mm, ये 18 mm इसका आंसर है, ये वाला 115 का। 116, व्हाट इज द कॉलेप्स लोड ऑफ द बीम एज शोन इन बिलो। तो सारे कॉलेप्स लोड की कंडीशन हम जानते हैं, रटा हुआ सवाल है। 16 MP/L, और अगर ये UDL होता, अगर ये सिंपली सपोर्टेड होता तो ये 6 MP/L होता। ठीक है, तो ये 5-6 केसेस हैं इस वाले चैप्टर में, तो कहीं ना कहीं आपको आते रहेंगे, 1-2 सवाल हमेशा देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लास्टिक डिजाइन ऑफ पोर्टल फ्रेम विद द इंक्रीज रिडंडेंसी द नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ फेलियर। थोड़ा इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा इस सवाल में क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपने प्लास्टिक डिज़ाइन के सवाल सॉल्व किए हों पोर्टल फ्रेम वाले, तब आप इस सवाल को समझ पाएंगे। इन प्लास्टिक डिजाइन ऑफ पोर्टल फ्रेम विद इंक्रीज इन रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी का ही दूसरा नाम रिडंडेंसी। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि अगर स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी बढ़ती है तो मोड्स ऑफ फेलियर में क्या पड़ेगा। मेरा एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है, अगर स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी बढ़ती है तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी कम होती है। अगर आपने
इन दोनों टॉपिक को ढंग से समझाओ तो आप मेरी बात ढंग से समझ पा रहे होंगे। स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी बढ़ने का मतलब है कि आपको आपके पास क्या ज़्यादा फोर्सेस हैं, किसी भी जॉइंट पे मोमेंट भी है, फोर्स भी है, तो जितना मोमेंट और फोर्स होंगे किसी भी जॉइंट पर, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा। डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी उतनी ही कम होगी, और जितनी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी कम होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा, उतना ही मोड्स ऑफ फेलियर भी कम होगा। तो मैं यहाँ पे डिक्रीज के साथ जाना चाहूँगा, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो इन प्लास्टिक डिजाइन ऑफ पोर्टल फ्रेम विद द इंक्रीज ऑफ रिडंडेंसी, विद इंक्रीज ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी का मतलब काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी कम होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो मोड्स ऑफ फेलियर भी कम होंगे, डिक्रीज होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी जब इसकी आंसर की आएगी तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर आपने पढ़ा होगा स्टील में, हमेशा ये सवाल आता है, बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है। सर्कुलर के लिए इसकी वैल्यू 1.7 होती है जहाँ तक मुझे याद आ रहा, रेक्टेंगुलर के लिए 1.5 होती है, ट्रायंगुलर के लिए 2.34 होती है, और आई सेक्शन के लिए भी 1.55 के आसपास होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ट्रायंगल है इसका आंसर, ठीक है। ट्रायंगुलर के लिए 2.3, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंकेज वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड यू टाइप हुक, यहाँ पे 16 टाइम डायमीटर होगा। हुक आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। माना ये कॉलम है और यहाँ से ये बीम इससे क्या है जुड़ी है, और यहाँ से आपकी कोई स्टील बार आ रही है, इस तरह से समझ लीजिए आप, सरिया आ रहा है, ठीक है। और तो ये वाला इससे ऐसा मोड़ना है यू, तो ये वाला पोर्शन जहाँ जो मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक। ये तो अगर यू टाइप का हुक आपने दिया है तो इसकी एंकरेज वैल्यू 16.5 होगी, जो इसका सही आंसर है। ये इसका सही आंसर है 16 डाया है। अच्छा, एक तरीका और है हुक देने का, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट कोई भी आप पेपर दो तो अलग तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। एक है 90 डिग्री वाला हुक, जब आपका क्या होगा, बार में आप यू टाइप हुक ना देके ये वाला देंगे, ये वाला हुक, इसमें एंकरेज वैल्यू होती है 8.5, ठीक है। तो दोनों ही आप याद रखना, कुछ कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर 16.5 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरिया ऑफ टेंसर रिइंफोर्समेंट फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ आरसीसी बीम। आरसीसी बीम जो भी बीम होती है उसके लिए मिनिमम स्टील क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और मैक्सिमम स्टील क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों तो पता ही होना चाहिए क्योंकि बीम तो बहुत बेसिक कंपोनेंट है सिविल इंजीनियरिंग का। तो मिनिमम का मैं भी एक बार बता देता हूँ आपको। मिनिमम स्टील होता है किसी बीम में AST/BT इक्वल टू 0.85/Fy। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में इस तरह से कुछ पूछ लिया जाए, तो इस फॉर्मूले से तो आप बीम में लगने वाला मिनिमम स्टील निकालते हैं। और मैक्सिमम स्टील 4% होता है, बीम में भी 4% होता है और स्लैब में भी 4% होता है। कॉलम में 0.8 से 6 के बीच में, कॉलम में 6% होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है तो 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 4% क्रॉस सेक्शन 300 डिवाइडेड बाई 450 टोटल डी आएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में 300 450, इसका 4% निकालिए 5400 आ रहा है आंसर। उसका मतलब ये आंसर सही होगा, मैक्सिमम स्टील 4%, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन स्लैब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल रीइंफोर्समेंट। तो बहुत घिसा पीटा सवाल है। स्लैब में क्या होता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट 0.15%, 0.12%। अगर माइल्ड स्टील है तो 0.15% होगा, HY स्टील है तो 0.12% होगा। तो यहाँ माइल्ड स्टील की बात करिए यहाँ पर, तो 0.15% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, if the diameter of the longitudinal bar of RCC column is 16 mm, the diameter of lateral ties should not be less than। मुझे लग रहा एज आई एम रिमेंबर्ड जो lateral tie का डायमीटर है वो 16/4 करके होता है और 6 mm whichever is less ऐसा करके है। लेकिन इसे आप गैस से भी कर सकते हो। इस सवाल को गैस क्या है, कोई भी स्टिरअप्स 6 mm से नीचे तो किसी भी कीमत में होती ही नहीं है। अब तो बल्कि जो नया कोड है IS 13920 जो डिटेलिंग का कोड है वहाँ तो 8 mm तक हो गया है जो स्टिरअप्स का डाया है। लेकिन 6 mm से नीचे तो IS 456 भी नहीं कहता, तो 6 mm से नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं। तो अगर आपको याद भी नहीं है पूरा कोड तो 6 mm वैसे भी टिक कर सकते हो आप बिना सोचे समझे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन और सिस्टम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इस सेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 253 mm है। व्हाट टाइप ऑफ द सेक्शन इज इट। ये सेक्शन कौन सा है, ओवर इनफोर्स है, अंडर इनफोर्स है, ये आपको बताना है। देखो मैंने सॉल्व किया है।
एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये सवाल मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड फिलोसफी से सॉल्व किया है। आप चाहें तो लिमिट स्टेट मेथड फिलोसफी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ओके, तो क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस की वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, एम सी अपॉन एम सी प्लस टी इंटू डी। एम सी क्या होता है 280/3 होता है, ये भी 280/3 होता है। क्योंकि क्यों कैसे 280/3 कैसे हो गया, क्योंकि एन की वैल्यू 280/3 सी होती है, ठीक है, तो 280/3 बच जाएगा, ठीक है। बुक में अगर आप देखेंगे फॉर्मूला खोल के तो सब मिल जाएगा आपको। तो 280/3 प्लस टी क्या है, ये M500 जो सॉरी Fe500 जो है उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 275, ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये रखिए, सॉल्व कीजिए इसे, और यहाँ पर ये लिखा भी है मैंने 275। एक्स सी की वैल्यू 152 आ रही है फॉर गिवन सेक्शन के लिए। गिवन सेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्शन 253 दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी आ रहा है, तो सेक्शन इज ओवर इन फोर्स होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, एज पर IS 800 कोड इन द वर्किंग स्टेट लोड कॉम्बिनेशन विंड और सीज्मिक। जब विंड और सीज्मिक लोड होता है तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर मेंबर 33.5% बढ़ जाता है, तो ये वाला आंसर इसका सही होगा, ठीक है, क्लोज आंसर। अप्रॉक्सीमेट डेड लोड ऑफ रूफ ट्रस इज, हर बुक में मिल जाएगा आपको सवाल, पहला वाला आंसर इसका होगा स्पैन अपॉन 3 + 5 × 10। नेक्स्ट है ARCC कंप्रेशन मेंबर मे बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट कॉलम व्हेन बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो 12। स्टील के लिए वैल्यू अलग होती है, ठीक है, ये कंक्रीट की बात चल रही है। स्टील के लिए फिर डिपेंड करती है कि आपका किस रेंज पे चल रही है बात, शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम है। लेकिन RCC में अगर स्लेंडरनेस की वैल्यू 12 से कम है तो उसे क्या बोला जाता है, शॉर्ट कॉलम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ए RCC कॉलम द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द रेस्ट्रेंट शेल नॉट एक्सीड 60 टाइम लीस्ट लेटर डायमेंशन, हर जगह मिल जाएगा आपको ये। व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील द बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, कितनी बढ़ती है 60% बढ़ जाती है, सॉरी इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू, इसका आंसर। जब माइल्ड स्टील की जगह हम HYSD बाहर रखते हैं तो नीचे से एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि 60% वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेंथ की बढ़ जाती है। ओके, जानते हो कि बहुत बेसिक चीज़ है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ HYSD रीइंफोर्समेंट इन अ 145 mm थिक वाटर टैंक विल बी, ये 0.23 या 0.24 में से एक इसका आंसर है, क्योंकि ये थिकनेस से भी वेरी होता है कि अगर थिकनेस अलग अलग होती जाती है तो परसेंटेज ऑफ स्टील भी वेरी होता है वाटर टैंक में। लेकिन इस केस में मुझे लग रहा है 0.24 ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है। 0.23 भी आयोग सही दे सकता है क्योंकि बहुत क्लोज है आंसर दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गवर्न द डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम। आपने देखा होगा जब हम फुटिंग का डिज़ाइन करते थे, मैंने जो भी बच्चे पढ़े होंगे फुटिंग का डिज़ाइन में बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको कराया करता था। तो फुटिंग में जब हम डेप्थ निकालते थे तो 3 क्राइटेरिया से हम फुटिंग के डेप्थ निकालते थे। पहले तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पर निकालते थे, फिर बीम शेयर जैसे सिंगल शेयर बोलते थे उस बेसिस पर निकालते थे, और फिर हम डेप्थ एक बार निकालते थे पंचिंग शेयर जिसे 2 वे शेयर भी कहते थे। तो तीनों तरीके से हम डेप्थ निकालते थे और देखते थे कि क्या है डेप्थ किसी भी क्राइटेरिया को फेल तो नहीं कर रही है, तो तीनों को सेटिस्फाई करना जरूरी होता था। तो इसका आंसर तीनों होंगे, यानी कि ये वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 131, एक कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इतना इतना इज प्रीस्ट्रेस विद द फोर्स ऑफ इतना विद एन एक्सेंट्रिसिटी सो द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट विल बी। थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। 131 सॉल्व किया मैंने। 131 ये देखिए आप, ये बीम है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है और ये फोर्स लगा है 400 किलोन्यूटन। कितनी एक्सेंट्रिसिटी पे लगा है 100 mm, ये लिखा है मैंने। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब जो इसकी एक्सिस है उससे कितनी दूरी पर ये लगा है। तो ये प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस, ये PD है डायरेक्ट स्ट्रेस और ये है बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स यानी कि 400 किलोन्यूटन अपॉन एरिया जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आ जाएगा, और बेंडिंग स्ट्रेस आप जानती है, सूम में आपने पढ़ा होगा M/Z। M आपका क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, लेकिन यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होगा 400 किलोन्यूटन इंटू 100, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। 400 किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिया, 100 में हमसे मल्टीप्लाई कर दिया, और Z रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू BD²/6 होगी। Z = I/Y से सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट BD²/6 लिख दिया। सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके सिग्मा = 4 ± 6 आएगा। प्लस हम कब लेंगे हम, जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी, तो 4 + 6 = 10, यानी कि 10 Nm/m² कंप्रेसिव यहाँ पर होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट 132, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एनकरेज स्लिप ऑफ 4 mm इन अ कंक्रीट बीम ऑफ लेंथ इतनी इतनी। इसे देखना पड़ेगा थोड़ा आपको अगर आपने नहीं किया कभी सवाल। 132,
ये देखिए, लॉस ऑफ प्रिस्टस आपने पढ़ा होगा आखिरी वाले चैप्टर में। लॉस ऑफ प्रिस्टस का मतलब ये है कि जितना आपने तार को खींचना था, गलती से थोड़ा आपके हाथ से फिसल गया तार 4 mm, ठीक है। तो जब 4 mm तार आपके हाथ से फिसल गया तो उसमें जो पड़ने वाला स्ट्रेस में भी थोड़ी कमी आ जाएगी, वो स्ट्रेस ही हमें यहाँ पर निकालना है। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेल्टा एल कितना फिसला है, तार 4 mm फिसला है, लेंथ 30 मीटर थी, इसे mm में चेंज कर दिया मैंने, ई एस की वैल्यू 2 × 10⁵ है। दोनों को कैलकुलेट, सबको कैलकुलेट करा तो डेल्टा पी क्या है, लॉस ऑफ प्रिस्टस है 26.66। इनिशियल स्ट्रेस 1500 दे रखा था, तो 26.66 का क्या लॉस हो चुका है, तो कितना प्रतिशत लॉस हुआ है, तो 26.66 अपन 1500 × 100 1.76% इसका आंसर आ रहा है, यानी कि 1.75% ऑलमोस्ट 133। इन विच सिस्टम ऑफ पोस्ट टेंसनिंग इंस्टेड ऑफ वायर हाई टेंसाइल स्टील बार आर यूज टेंडन। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे ये लग रहा है ली मैकक्लॉन सिस्टम, ठीक है। मैंगल सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन बेटर मुझे ये लग रहा है इसमें, ठीक है। बाकी आप देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर नॉट कंसिडर्ड इन प्री टेंशन मेंबर। सबसे पहले फ्रिक्शन देखते समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन लॉस एक ऐसा लॉस है जो केवल पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 135 देखते हैं। 135 में कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है वही जो P अपॉन है, जो अभी मैं आपको बता रहा था पिछले लास्ट क्वेश्चन में कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पे यही पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जैसे ये मैंने निकाला था ये वाला, ये तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी सिग्मा की, प्लस माइनस में जब प्लस लेंगे हम, तो W अपॉन ए प्लस M अपॉन जेड मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, यही पूछा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये वाला आंसर इसका होगा सही। नेक्स्ट 136, ए शॉर्ट एक्चुअली लोडेड आरसीसी कॉलम इतना हैवी है, इतना व्हाट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। 136 लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम आपने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये है लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है। वर्किंग स्टेट मेथड में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई थी दोनों मेथड में तो हम उसे LSM मानकर ही चलते हैं। तो PU की वैल्यू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI ASC। PU यहाँ पर क्या होगा 0.4, FCK की वैल्यू 20, M20 ग्रेड है, और AC कंक्रीट का जो एरिया क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया में स्टील बार, क्योंकि टोटल जो आपका क्रॉस सेक्शनल कंक्रीट का इस तरह से होगा, इसमें कुछ ना कुछ स्टील बार भी तो होंगी। तो नेट कंक्रीट का एरिया क्या होता है, ये टोटल एरिया L इंटू बी माइनस AST, तो वही क्या है मैंने AC एरिया ऑफ कंक्रीट 200 × 200 माइनस AST जितना भी आ रहा होगा। AST वैसे सवाल में दे रखा है, प्लस 0.67, FY 500 दे रखा है, FE 500 है, ASC 1200 mm दे रखा है। तो ये भी 1200 ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं रखना भूल गया ऐसे, ये भी 1200 की वैल्यू, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो PU की वैल्यू आराम से निकल आएगी 712.4 किलोन्यूटन। तो इसका आंसर है आपका 712.4 किलोन्यूटन, ये वाला आंसर इसका सही आ रहा है। नेक्स्ट, ए सिंपली सपोर्टेड RCC बीम हैविंग क्लियर स्पैन इतना, ये इतना, हैविंग फाइंड द इफेक्टिव स्पैन। सीधे सीधे एक सिंपली सपोर्टेड बीम का इफेक्टिव स्पैन पूछा गया। जिन्होंने भी बीम डिजाइन करी होगी, RCC पढ़ी होगी, उन्हें याद होगा क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ विच एवर इज लेस। ये आपको क्लियर स्पैन की गाइडलाइंस होती है, सभी जानते होंगे, तो उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो 5300 आराम से ही आ जाएगा निकल के। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी क्लियर स्पैन होगी। नेक्स्ट देखिए, द मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ RCC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm, ये इतना 10 mm तक डिस्प्लेसमेंट। ये कहना चाह रहा है कि स्पेसिंग पहले क्या थी, 100 mm की स्पेसिंग जब मैंने बार 10 mm की इस्तेमाल कर रखी थी। अगर 10 mm बार की जगह मैं 12 mm की बार इस्तेमाल करूँ तो स्पेसिंग क्या डिफरेंस होगा। ओके, देखिए बहुत आसान है, आपको याद होगी, चाहे हम जब हम स्लैब सॉल्व करते हैं, स्लैब डिजाइनिंग करते हैं, तो स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, 1000 A5/AST निकालते हैं, बस वही लगना है यहाँ पे फॉर्मूला। तो स्पेसिंग 1 जब 10 mm की बार थी तो 1000 A5 की वैल्यू π/4 × 10 का स्क्वायर होगी। AST टोटल स्टील होता है, वो तो बराबर ही होगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो पहले हम 10 mm की बार इस्तेमाल करते हुए स्पेसिंग SP1 निकाल लें, फिर हम स्पेसिंग SP2 निकालेंगे, 12 mm की बार इस्तेमाल करते हैं। तो जब 12 mm की बार इस्तेमाल करेंगे तो A5 की जगह π/4 × 12 स्क्वायर होगा, AST टोटल बराबर ही होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, SP2 की वैल्यू 144 आ जाएगी। वेरी सिंपल, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका 144, ये वाला आंसर होगा 138 का। नेक्स्ट 139, लिमिटिंग डेप्थ ऑन न्यूट्रल एक्सिस 415, तो घिसा पिटा सवाल है। 0.48D क्या होती है, 0.46D, 0.48D और 0.53D किस किस के लिए, 500, 415 और 250 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई सिग्मा ST अपॉन
4 टाउ बी डी, ये डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है। सिग्मा एस टी की वैल्यू अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात करें तो कर रहे हैं तो यहाँ सिग्मा एस टी की वैल्यू 0.87 एफ वाई रख सकते हैं। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर सिग्मा एस टी की जगह 0.87 एफ वाई रखा है, तो फाई ये हो गया, सिग्मा एस टी की जगह 0.87 एफ वाई हो गया, 4 टाउ बी डी। वैसे डेवलपमेंट लेंथ लिखते समय ने ये भी बोलना चाहिए था कि ये कंप्रेशन की बात हो रही है, टेंशन की बात हो रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसे टेंशन के लिए ही लेके चलेंगे, इसलिए 4 टाउ बी डी। अगर कंप्रेशन की बात होती है 4 की जगह 5 आ जाता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलर रेशियो फॉर M20 कंक्रीट इज टेकन एज, सीधे सीधे ये वैल्यू आपकी 13.33 आती है। जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड के आपने सवाल करोगे तो M20 के लिए याद ही हो जाती है। निकालेंगे कैसे, M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाती है, तो 7 3 21 और 280 में 21 को डिवाइड करेंगे तो 13.33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए, और याद नहीं भी तो 280/3 सिग्मा सीबीसी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर FE 415 ग्रेड, ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिट स्टेट मेथड में जब आप बीम डिज़ाइन करते हैं या सेक्शन निकालते हैं तो MOR क्या होता है, 0.138 FE 415 की 0.138 FC के BD², और अगर FE 500 है तब 0.133 FC के BD² होता है। तो दो वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, ये माइल्ड स्टील के लिए होता है, तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड प्री टेंशनिंग, तो प्री टेंशनिंग के लिए 40 M40 होता है, पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30 होता था। M40 30 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है, प्री टेंशनिंग के लिए पूछा है, तो प्री टेंशनिंग के लिए M40 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, ए बीम इतने क्रॉस सेक्शन सब्जेक्ट टू ए फैक्टर शेयर फोर्स इतना एंड फैक्टर टॉर्जनल मूवमेंट इतना था, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स ऑन द बीम। ये थोड़ा टॉर्जन वाला चैप्टर अगर आरसीसी में आपने पढ़ा होगा तब इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, शेयर फोर्स दे रखा है और टॉर्जन दे रखा है, तो बता रहे हैं कि इक्विवेलेंट शेयर फोर्स ऑन द बीम क्या होगा, मतलब शेयर और टॉर्जन दोनों के इफेक्ट से इक्विवेलेंट शेयर। तो इसके लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा, इक्विवेलेंट शेयर होता है VV, ये आपका शेयर फोर्स है, प्लस 1.6 TU/V, TU आपका टॉर्जनल मोमेंट जो दे रखा है, तो VV की वैल्यू 10 किलोन्यूटन दे रखी है, जो फैक्टर शेयर फोर्स था 1.6, टॉर्जन की वैल्यू 4 किलोन्यूटन मीटर, B आपकी क्या हो गई, बीम की ये विड्थ हो गई। ठीक है, तो B की वैल्यू भी दे रखी है 0.25, 250 mm को कन्वर्ट कर दिया हमने, और सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट शेयर 35.6 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 30.56 कहाँ है यहाँ पर, 30.56 ये वाला इसका आंसर होगा 144 का। नेक्स्ट देखिए, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कंक्रीट इज इतना, द लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये देखते हो सकता है कुछ लोगों को ये पता ना हो, 145 में है। देखो जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, ओके, कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से कंक्रीट इलास्टिक मटेरियल माना गया अप टू वेरी लो स्ट्रेसेस तक। ठीक है, इसी आधार पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड की पूरी फिलोसफी लिखी गई है कि कंक्रीट इज इलास्टिक अप टू वेरी लो स्ट्रेसेस। जब कंक्रीट को इलास्टिक मान लिया तो उसका मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी भी कुछ ना कुछ होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के दो तरीके से डिफाइन किए गए, एक तो शॉर्ट टर्म वाला डिफाइन किया गया, एक तो लॉन्ग टर्म वाला डिफाइन किया गया। शॉर्ट टर्म वाला मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी होता है 5000 √FC के, जो आपकी सारी किताबों में आपको आराम से मिल जाएगा और कोड में ही मिल जाएगा। दूसरे वाला फॉर्मूला मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है, हर बुक में ही नहीं दिया गया होता, तो आप यहाँ पे से नोट कर लें, आगे एग्जाम में आपके काम आने वाला है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्ग टर्म होता है 5000 √FC के अपन 1 + थीटा। ऊपर तो हमने वो ही लिखा पूरा वाला, और नीचे 1 + थीटा और कर दिया। थीटा क्या है, क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रीप स्ट्रेन अपन इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, अब क्रीप स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो जितना दिन बीतते चले जाएंगे, 7 दिन 7 दिन 14 दिन 28 दिन, इसके लिए क्रीप की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक टेबल होती है छोटी सी, वहाँ से आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल इतना आसान नहीं था। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं होगी तो आप इसे कर नहीं पाएंगे। तो 28 डे वाली वैल्यू जनरली आपको याद रख लेनी चाहिए कि जब 28 दिन हो जाते हैं कंक्रीट को पूरा कास्ट हुए में, तो क्रीप स्ट्रेन की जो वैल्यू आपकी आती है वो 1.60 के आसपास आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.60 आप कर लेंगे, तो ये वाली वैल्यू तो 5000 √FC की, ये वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दे रखी है, आपको निकालना नहीं है, 25000 MP दे रखी है, और 1 + थीटा, और थीटा की वैल्यू 28 दिन में 1.60 होगी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 961.5 आ रहा है। ओके, तो ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूला आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत आते रहते हैं, और इस तरह से क्रीप की वैल्यू भी नोट कर लीजिए 28 दिन में कितनी होती है। 3-4 सवाल पूरे एक ही इस सवाल के अंदर बने हुए हैं इसमें। ओके, तो
9615 इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट, वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिटरमिन इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज एज पर IS कोड इज, कुछ नहीं, ये पूछ रहा है इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए फ्लैंज, ठीक है, टी बीम की बात करिए, फ्लैंज की विड्थ कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो इसे देखो याद करने का तरीका क्या है, एल के नीचे भी 6 आता है और DF भी 6 से मल्टीप्लाई होता है, ये 6 इस तरह से याद रखा है, मैं इसे इस तरह से याद रखता हूँ। तो इस तरह से 6 का कॉम्बिनेशन या कहीं भी नहीं दिख रहा तो यही दिख रहा है, तो उसका मतलब आंसर यही है इसका, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इफ़ द फ्लोट प्रॉपर्टी सच ए डेंसिटी, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होती तो उसे स्टेडी फ्लो कहते हैं, बहुत बेसिक सवाल है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन लॉस, टोटल लॉस FL/dv²/2g होता है, FLv²/2gd, जैसा भी आप याद करो, पहला वाला आंसर है। बहुत ईजी से सवाल शुरू हो गए अब। टर्बुलेंट फ्लो में आपका लेमिनार बाउंड्री लेयर, देखो जब लेमिनार फ्लो होता है तो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, लेकिन जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ और पूछी गई, ये पूछ रहा है इनसाइड द लेमिनर बाउंड्री लेयर, जब पाइप से पानी बहता है और फ्लो टर्बुलेंट भी हो तब भी बाउंड्री के आसपास का तो छोटा हिस्सा होता है, यहाँ भी फ्लो लेमिनार होता है। ओके, तो बाउंड्री के आसपास फ्लो हमेशा लेमिनार ही होता है, चाहे पूरा फ्लो टर्बुलेंट ही क्यों ना हो। और बाउंड्री के आसपास ही वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका होता है वो थोड़ा लीनियर होता है, ठीक है। पूरा तो लॉगरिथमिक है लेकिन इसके पास वाला हिस्सा थोड़ा सा लीनियर होता है, तो मुझे लग रहा बेस्ट ऑप्शन इसका लीनियर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इनसाइड द बाउंड्री लेयर इसने कहा है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट, ए रिवर मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड टू हॉरिजॉन्टल स्केल इतना इतना। अब ये थोड़ा मॉडलिंग वाला जो आपका होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है, वहाँ से लिया गया, अगर आपने इसे पढ़ा हो तो कर पाएंगे सर, वरना नहीं हो पाएगा। 150 का देखो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्चार्ज रेशियो, किसी मॉडल का प्रोटोटाइप का जो डिस्चार्ज रेशियो होता है वो LRH, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज रेशियो 1/1000 दिया है, वर्टिकल दिया है, सॉरी ये पूरा फॉर्मूला इस तरह से नोट करो, 3/2 भी है। अब ये पूरा फॉर्मूला बना, डिस्चार्ज रेशियो की वैल्यू थी LRH LRV की पावर 3/2, तो 1/1000 ये है, 1/100 ये वैल्यू दी है, 10⁶ निकला है। इसका मतलब 1/10⁶ करने का मतलब है कि जो डिस्चार्ज आपका जो छोटा सा मॉडल है और जो मेन रिवर है उन दोनों के बीच में डिस्चार्ज का जो फ़र्क है वो 10⁶ टाइम का फ़र्क है। तो 0.1 छोटे से मॉडल में था, तो पूरी नदी पे जो पूरी बड़ी रिवर पे डिस्चार्ज होगा 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी बड़ी रिवर के लिए। तो 0.1 को 10⁶ से मल्टीप्लाई करके 10⁵ आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर होगा आपका 10⁵, ये वाला होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 151, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, FC के 0.7, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR इजिकल टू होती है 0.7 √FC के। टू द रेशियो निकालना है पॉइंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो 0.7 √FC के ऊपर आ जाएगा, FC के नीचे आ जाएगा, FC के से √FC के कैंसिल हो जाएगा, नीचे √FC के बचेगा, तो 25 रखेंगे तो 5.7/5 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.14। कैलकुलेट करके देख लें आप, 0.14 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ए डेफिनेट यील्ड पॉइंट इज ऑब्टेन इन द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ स्टील। आपको पता है HYSD बार में यील्ड पॉइंट हमें नहीं मिलता, तभी हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस का सहारा लेते हैं। लेकिन माइल्ड स्टील एक ऐसा स्टील है जहाँ पर यील्ड पॉइंट बड़े आराम से मिल जाता है। तो यील्ड पॉइंट कहाँ मिलता है, Fe250 माइल्ड स्टील में। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट डिफॉर्म बार स्टैंडर्ड ग्रेटर। ये वही वाला सवाल है कि जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि जब आपकी HYSD बार आएंगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ 60% ज़्यादा हो जाएगी, ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 154, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम 15 स्पेस शुड नॉट। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी तो क्या है, बट अगर आपको इसका पूरा क्लॉज नहीं पता तो आप ये गलत कर सकते हो। 154 का देख लीजिए आप एक बार। स्पैन अपॉन डी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्पैन अपॉन डी का जो रेशियो वो आपका 20 होना चाहिए, बट 20 कब तक होना चाहिए, जब तक स्पैन 10 या 10 से नीचे है, ठीक है। अगर स्पैन 10 से बड़ा है तो इस 20 को 10 अपॉन स्पैन से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पैन आपका 15 मीटर है, तो यहाँ पर आपको 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 अपॉन 15 से, और कैलकुलेट करने के बाद 13.33 आया है, ठीक है। तो 13.33 इसका ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट, द पाथ फॉलोड बाय ए मूविंग फ्लूइड पार्टिकल, ये डेफिनेशन पढ़ाई होगा आपने, पाथ लाइन बोलते हैं, ठीक है। इन ओपन चैनल फ्लो
इन ओपन चैनल फ्लो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज, ओपन चैनल फ्लो में 500 से ऊपर क्रिटिकल हो जाता है, 500 से 2000 के बीच में, 2000 के ऊपर आपका टर्बुलेंट हो जाता है, तो क्रिटिकल इसका आंसर होगा 500। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फोर्सेस F1 F2, बस इसमें कुछ नहीं है, एक ये आपका सिलेंडर है और इसकी जो लेंथ है, जो आपका मोबाइल स्क्रीन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी लेंथ 1 मीटर है। ये दो फोर्सेस पूछ रहे हैं, यहाँ पे पानी यहाँ तक है, यहाँ पर पानी यहाँ तक है, तो F1/F2। आपको पता है जो कोई कर्व सरफेस होती है उसमें फोर्स क्या लगता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने कई बार पढ़ा है आपको, गामा AHc, ठीक है। तो F1 इधर की तरफ है तो गामा AHc, तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2 मीटर ये होगा, 1 मीटर अंदर की तरफ हो गया, तो A की वैल्यू कितनी होगी आपकी, गामा तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ के फोर्सेस में, लेकिन A ऊपर 2x1 होगा, इधर की तरफ A की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 है, पानी या 1 मीटर ऊंचा है, और अंदर की तरफ भी डायमेंशन 1 है, तो ये 1x1 हो गया, 2x1 ऊपर हो गया, 1x1 हो गया। HC1 फ्री सरफेस से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ कितनी है, F1 इधर की तरफ है, तो 2 मीटर ये पूरा है, तो 2 मीटर का आधा 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 मीटर रख दी मैंने वैल्यू, ठीक है। इसकी बात करेंगे फ्री सरफेस से इसकी डेप्थ कितनी होगी, ये पूरी 1 मीटर है, तो 1 का आधा 0.5 मीटर होगा, तो यहाँ पे मेरा 0.5 मीटर रख दी वैल्यू। तो गामा AHc अपन गामा AHc को मैंने डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू 4 आ जाती है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट 0.11 फॉर ए स्ट्रिंग फंक्शन फाई इज इक्वल टू x² माइनस y²। आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग फंक्शन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तभी इस सवाल को कर पाएंगे। 158 आसान है सवाल, मैं बताता हूँ आपको। साई की वैल्यू x² माइनस y² दी, मैंने डेल साई बाई डेल एक्स भी निकाल दिया, डेल साई बाई डेल वाई भी निकाल दिया, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डेल साई बाई डेल एक्स को माइनस यू कहते हैं, यू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, और डेल साई बाई डेल वाई को बोलते हैं वी, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो 0.11 पर मैंने वेलोसिटी ये वैल्यू जो मैंने निकाली, यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, ये आई है, और इस तरह से वी की वैल्यू यही आई, एक्स एंड वाई डायरेक्शन पर वेलोसिटी ये आ गई है। तो एट 0.11 पर मैंने यू भी निकाल दिया, वी भी निकाल दिया, एक्स और वाई की जगह 1 1 रखते हुए, तो -2 यू आ गया और वी भी -2 आ गया। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, यू और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यू एक्स डायरेक्शन पे होती है और वी हमेशा क्या होती है, वाई डायरेक्शन पे होती है। तो एट 0.11 किसी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके किसी खास पॉइंट पर मैंने जो वेलोसिटी निकाली है, यू और वी दोनों परपेंडिकुलर, तो उनका नेट रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा, जिसकी वैल्यू √u² प्लस v² होगी। तो u भी है, v भी है, √, ये वैल्यू रख के 2√2 उसका आंसर आ जाएगा। तो 2√2 ये इसका आंसर, सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, एनर्जी करेक्शन फैक्टर आपको याद ही होगा, 1/r, इसमें क्यूब आता है, ठीक है, और मुझे लग रहा है बीटा में स्क्वायर आता है शायद, ठीक है। तो एनर्जी करेक्शन फैक्टर में 1/a स्मॉल u अपॉन कैपिटल V क्यूब आएगा, ठीक है। द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD = CC × CV होता है, ये तो रटा सवाल है, आपको एक्सपेरिमेंट भी करते हैं आप इसका। ड्यू टू ईच कॉन्ट्रैक्शन द डिस्चार्ज ऑफ द रेक्टेंगुलर शाफ्ट डिस्टेंस, ये 10% है, हर किताब में सवाल मिल जाएगा आपको, आता रहता है बार बार। ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो मेटासेंट्रिक हाइट वाला कॉन्सेप्ट है, मेटासेंट्रिक हाइट पर मैंने पूरा वीडियो बना के डाला है, अगर आप इसे बहुत ढंग से समझना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा मैंने ढंग से समझाया। कुल मिला के कहने का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जी नीचे होना चाहिए और एम ऊपर होना चाहिए, तब बोलते हैं कि मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव आ गया और बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो व्हेन द मेटासेंट्रिक इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एम मेटासेंटर, जी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब ये वाला इसका आंसर, दूसरा वाला इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी दे रखा है, बल्क मॉड्यूलस दे रखा है, मास डेंसिटी दे रखा है, यू के रो, और आपसे मैक नंबर पूछा है। मैक नंबर हो सकता है आपको आइडिया ना हो, लेकिन मैक नंबर को आपको पता होना जरूरी है, मैकेनिकल में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए आप मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर होता है फ्लूइड वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड, मतलब जिस भी फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं उस फ्लूइड की वेलोसिटी और उसी फ्लूइड मीडियम में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, इसे मैक नंबर कहा जाता है। तो मान लीजिए फ्लूइड की वेलोसिटी v, और इसी फ्लूइड, अगर इस फ्लूइड का क्या है मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस k है, मास डेंसिटी रो, तो इसी फ्लूइड में साउंड की वेलोसिटी √k/ρ होती है। फिजिक्स का बेसिक रूल है, 12th में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो v/√k/ρ, रो पर चल जाएगा, k नीचे आ जाएगा, v√ρ/k आ जाएगा 163 का, ठीक है। तो मैक नंबर इसका दूसरा वाला आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्रेशर इंक्रीज 200 mm² इंक्रीज डेंसिटी, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, 164 देख लीजिए आप। प्रेशर इंक्रीज दे रखा है, डेंसिटी इंक्रीज दे रखा है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है। फिर देखिए 164 को मैंने सॉल्व किया है। देखो पहले बल्क मॉड्यूलस निकालते कैसे हैं,
डेल्टा वी से। बल्क मॉड्यूलस के इज इक्वल टू डेल्टा पी प्रेशर में चेंज अपॉन डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मैंने देखो एक पॉइंट लिखा है, इसे आपको पता होना चाहिए वरना सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इफ डेंसिटी इंक्रीजेज 0.1%, श्योरली वॉल्यूम डिक्रीजेज 0.1%। अगर डेंसिटी आपकी बढ़ रही है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि डेंसिटी बढ़ी तो मास बढ़ रहा होगा, नहीं, मास तो कंजर्व है ना, मास ना बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता है। हाँ, वॉल्यूम को घटाया और बढ़ाया जा सकता है किसी फ्लूइड के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेंसिटी 0.1% बढ़ रही है तो आप समझ लो डेंसिटी बढ़ने का कारण क्या होगा? वी की वैल्यू कम हो रही होगी, 0.1% वी वैल्यू कम हो रही होगी, तभी डेंसिटी बढ़ सकती है। मास में कोई चेंज होना पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा मैं ध्यान रखना था सवाल में। तो उस आधार पर हम सवाल को करते हैं। के इज इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। अब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, डिक्रीज कितने प्रतिशत हो रहा है? 0.1% दे रखा है, तो 0.1% अपन 0.1/100 हो जाएगा, इन्हें 100 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर ले, इतना आ जाएगा वैल्यू। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, 2 × 10⁹ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁹ को क्या गीगा कहते हैं, जी से डिनोट करते हैं इसे, तो 2 × 10⁹ को बोल सकते हैं हम 2 गीगा, जैसे MP मेगा होता है वैसे गीगा भी होता है, 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो इन हाइड्रोलिक जंप फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फॉर्म इज द नंबर ऑफ सुपर क्रिटिकल फील्ड। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिखाता हूँ मैं 165, ये वाला। सीक्वेंट डेप्थ y2/y1 इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट 1 + 8f1² - 1। ये सवाल पहले भी आया मुझे लग रहा है इस पेपर में, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया इस एक ही क्वेश्चन उसमें। तो इसमें क्या दे रखा है? सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो दे रखा है सवाल में, और आपको F1 निकालना है, बस इतना ये सवाल। ये वैल्यू रखी हो, ये वैल्यू रखें आप 16.48, और F1 की वैल्यू आप निकालते 12 F1 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर F1 की वैल्यू आपकी 12, ये वाला आंसर आपका होगा, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वेट इन MLT सिस्टम, बहुत ईजी सवाल है, 12th लेवल का है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट यूनिट वेट को ही कहते हैं। यूनिट वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम, ये देख लीजिए लिखा है मैंने। यूनिट वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट का को कैसे लिखेंगे? वेट होता है m × g, g क्या होता है? LT - 2, MLT - 2, और वॉल्यूम L3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ये वाला mL⁻² T⁻², बी वाला ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 167, फॉर ए लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप्स फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल टू 64/R। F इज इक्वल टू 64/R होता है लेमिनार के लिए, बहुत पुराना सवाल है। इफ X इज द लीडिंग, इफ X इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ ए प्लेट हेल्ड इन द थिकनेस ऑफ द लेमिनार बाउंड्री, x⁻⁴ √x होता है, और अगर टर्बुलेंट होता है फ्लो तो x⁴/5 होता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेमिनार है, तो इसका आंसर होगा x⁴ √x। देख सकते हैं फॉर्मूला। द कंडीशन फॉर कंप्लीट सिमिलैरिटी टू एग्जिस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ये पूरा इसका आंसर भी ये होता है, थोड़ा आप देख लें, टाइम कम है, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। ये सवाल भी कई बार आता रहता है, आप अगर ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तीसरे चौथी लाइन पर आपको ये मिल जाएगा, और उसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। 170 एट ए रेटेड कैपेसिटी, देखो ये सवाल में पूछा गया आपको स्पेसिफिक स्पीड पूछी गई है किसकी? सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड होती है n/Q/S⁴, ठीक है। n आपको दे रखा है 1450, ये देख लीजिए आप, ये दे रखा है आपको। व्हेन ऑपरेटिंग एट RPM की वैल्यू 1450 है, और 44 इसका Q दे रखा है, तो 1450 ये रखें, Q की वैल्यू √44 रखें, और 36 हेड दे रखा है, 36⁻³ रखें, इन्हें सॉल्व करें 654 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप जो होती है n/Q/S⁴ होती है, और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन आपकी n/P/S⁴ होती है। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से 654 इसका आंसर हो जाएगा, जो अभी हमने निकाला, ये इसका आंसर 654। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रांसिस टर्बाइन और इसकी स्पेसिफिक स्पीड पूछी गई है, तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड n/P/S⁴, n की वैल्यू 250 है, P की वैल्यू 2000 है, H की वैल्यू 25 है, ये 200 आ रही है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके, तो इसकी वैल्यू 200 मीन्स ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 172, स्टीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, घिसा पिटा सवाल है, ठीक है। द फ्लो ऑफ वाटर इन वाटर वॉश बेसिन होता है, उसमें जो फ्लो होता है वो क्या होता है? फ्री वर्टेक्स होता है, फोर्स वर्टेक्स तो होता नहीं, हम घुमाते तो है नहीं कोई वॉश बेसिन को, अपना भी निकलता है, तो फ्री वर्टेक्स का एग्जांपल होता है आपका वॉश बेसिन फ्लो। 173 हो गया।
174 हॉट वायर एनिमोमीटर इज यूज टू गैस वेलोसिटी नापने के लिए होता है, बहुत जगह सवाल मिल जाएगा आपको, ठीक है। 175 कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। अब ये थोड़ा डेटा वाला है, कोई टेबल वगैरह मैंने देखी लेकिन मुझे मिला नहीं है, ठीक है। तो ये आप किसी बुक में किसी कोने पे लिखा होगा, तो इतना डेटा कोई याद रख नहीं सकता कि वैल्यू कितनी होती है, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। लेंथ ऑफ ए पाइप इज 1 किलोमीटर एंड इट्स डाया 20 सेंटीमीटर इफ डायामीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ पाइप। कहने का मतलब है एल और डी के पाइप को हटा के दूसरा एल और डी का पाइप अगर हम लगा दें तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। 176 में ये देखा होगा आपने, एक एल और डी के पाइप को हटाकर दूसरा एल और डी अगर हम लगा ले तो दोनों में हेड लॉस बराबर होता है। हेड लॉस बराबर करने के बाद ये रिलेशन निकल के आता है, तो डायरेक्ट हम ये रिलेशन लगाते हैं ताकि जल्दी हो सके। L1 अपॉन D1 की पावर 5 इजिकल टू L2 अपॉन D2 की पावर 5। L1 1 किलोमीटर दे रखा है, D1 20 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी पावर 5 कर लेते हैं। L2 हमें निकालना है सवाल में, और D2 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी पावर 5, तो L2 की वैल्यू 32 किलोमीटर आ रही है आराम से, तो 32 किलोमीटर इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। 177 देखो ये पूरी बर्नौली इक्वेशन लगा रखे है, ये पूछा गया कि इसके लिए एज्यूम्पशन क्या होती है। देखो बर्नौली थ्योरम हमेशा किसके लिए लगती है, आइडियल फ्लूइड के लिए लगती है, और आइडियल फ्लूइड क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, तो ये दोनों तो होना ही है। स्टेडी होना जरूरी है, बिना स्टेडी को तो कुछ होता नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो तीन चीज़ें तो होंगी होंगी। अलोंग ए स्ट्रीम लाइन ऑफ फ्लूइड, जो आपने बर्नौली थ्योरम देखी होगी तो वो हमेशा किसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग ही लगती है। ऐसा नहीं कि पानी तो आपका इधर जा रहा है और आप बर्नौली थ्योरम इधर लगा रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना। तो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन ही बर्नौली थ्योरम लगाई जाती है, तो उसका मतलब स्टेडी भी होना चाहिए, फ्रिक्शन इनकम्प्रेसिबल, और अलोंग ए स्ट्रीम लाइन ही आपकी बर्नौली थ्योरम लगती है, तो उसका पहला वाला आंसर इसका होगा, डाउटलेसली इसका पहला वाला आंसर सही है। 170 ए वेलोसिटी फील्ड विथ नो कंपोनेंट इन वाई एंड जेड डायरेक्शन इज इतना इतना। अब देखो इसके लिए आपको पता नहीं, थोड़ा सवाल लंबा है ये। 178 को मैंने सॉल्व किया है, कैसा करेगा 178। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन होता है डेल यू बाई डेल टी, और ये डेल यू डेल एक्स, ठीक है। सवाल पे उन्होंने हमें यू और वी और डब्ल्यू यानी कि वाई एंड जेड डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी है इसे जीरो दे दिया है, ठीक है। तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, और फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए एक्स डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स। ये आपको निकालना है ए एक्स की वैल्यू। तो डेल यू बाई डेल टी जो इक्वेशन दे रखी है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में 2t आ जाएगा, और डेल यू बाई डेल एक्स, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन दे रखी है, देखो ये v लिखा है मैंने, मैं इसे u मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल टी भी यहाँ से निकलेगा, और डेल यू बाई डेल एक्स भी यहाँ से निकलेगा, डेल यू बाई डेल वाई भी यहीं से निकलेगा, इसे डिफरेंशिएट करते रहो आप अलग अलग रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल टी 2t आया, u की वैल्यू पूरी की पूरी रख दी जिसे v कहा था अभी मैंने, और डेल यू बाई डेल एक्स को वहाँ डिफरेंशिएट करके 2y आ गया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ में किस पॉइंट पे निकालनी है आपको, ये पॉइंट दे रखा है आपको, देखिए एट पॉइंट 312 पर आपको क्या निकालना है, और t की वैल्यू 2, इस पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ t की वैल्यू 2 रखेंगे, और x y z की वैल्यू वो जो अभी कोऑर्डिनेट दे रखे रखेंगे, तो रखने के बाद ए एक्स की वैल्यू 36 यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 36 यूनिट, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। 179 का मुझे कहीं नहीं मिला, क्या है इसका मुझे पता नहीं, शायद ही मैकेनिकल से रिलेटेड है। 180 लास्ट क्वेश्चन आपका है, रटा रटाया क्वेश्चन है। द एनर्जी लॉस इन ऑरिफाइस फ्लो क्या होता है, h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सी वी स्क्वायर। सी वी क्या है, वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस इन ऑरिफाइस लो इज गिवन बाई 1 माइनस 1 अपॉन सी वी स्क्वायर। तो ये आपके पूरे 180 सवाल मैंने ख़त्म किए हैं। इससे पहले जो भी 104 105 सवाल मैंने पहले पार्ट में सॉल्व करे, उसके ही मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको दिया है। ये देखिए, आप इसे आप नोट भी कर सकते हैं, और इसमें भी मैंने आपको पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी मैंने बना दिया हो। सारे ऑप्शन लगभग सही होंगे, इसमें 1-2 हो सकता है आगे पीछे हो जाए, वरना सब चीज़ें मैंने मेहनत से करके आपको दी हैं। आप इन सारे सवालों को नोट कीजिए, आने वाले सारे ए के पेपर हों या जे के पेपर हों, हर जगह आपको इन सवालों से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता चला जाए। और जो भी आपको दिक्कत हो रही है, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।